हेलो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड में चंद वंश की सीरीज़, जिसमें आपको जानने को मिलेगा चंद राजाओं के बारे में। तो ये चंद राजा कहाँ से आए और इन्होंने कहाँ शासन किया। तो जैसा कि हम देखते हैं, हमारे उत्तराखंड का वर्णन ऋग्वेद में भी मिला है और पुराणों में भी मिला है। तो ऋग्वेद के जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसमें भी उत्तराखंड का वर्णन मिला है, और जो हमारा स्कंद पुराण है उसके 2 खंड, मानस खंड और केदार खंड में भी इसका वर्णन मिला है। तो आज हम बात करेंगे चंद वंश की, कि आखिर चंद वंश की शुरुआत कहाँ से हुई। तो जब यहाँ पे कत्यूरियों का शासन था उत्तराखंड में, और कत्यूरियों का शासन समाप्त हुआ और महमूद गजनवी जैसे आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया, तो राजा सोम इलाहाबाद के झूंसी से लगभग 1025 ईस्वी में भ्रमण हेतु चंपावत की ओर आए। उस वक्त चंपावत को राजबुंगा के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पर कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव का शासन था। ब्रह्मदेव सोमचंद से मिलता है, काफ़ी प्रभावित होता है और अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद नामक व्यक्ति से करता है, जिसने कुमाऊं में चंद वंश की नींव रखी। और सोमचंद ने यहाँ पर, जैसे कि उत्तराखंड में बुंगा मतलब किला होता है, तो यहाँ राजबुंगे के किले का निर्माण करवाया। और यहाँ पे पंचायती राज की व्यवस्था, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है आज भारतीय संविधान में, जिसका वर्णन भाग 9 में है, पंचायती राज के नाम से जो जाना जाता है, उसकी नींव रखी। उसने यहाँ किलों का निर्माण कराया। 4 किलेदारों को रखा, जिन्हें चाराल कहा जाता था, जिसमें कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी थे। उस समय उसी के समीप एक गांव बिसंग गांव था, जहाँ ये लोग टैक्स लेने के लिए जाया करते थे। और बिसंग गांव में वहीं के 2 और लोग थे, मेहरा और फरत्याल। तो इन्होंने जब ये चारों टैक्स लेने के लिए जाते, यानी राजस्व लेने, तो इनकी गर्दन काट दी थी, और आज भी वहाँ बुढ़ चौराहा है। चंदवंश ने फिर मेहरा और फरत्यालों को अपने मंत्री पद पे स्थान दिया, और यहाँ से हम देखते हैं चंदवंश की एक नींव पड़ी है। सोमचंद ने अपने यहाँ चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करी, और उसके बाद चंद वंश में हम जब आगे के राजाओं को देखते हैं, तो सोमचंद जो चंद वंश थे, बेसिकली ये शैव धर्म के उपासक थे। और यहाँ पर पहले सुई लोहाघाट के आसपास एक सुई नाम का राज्य था। और इसके बाद हम देखते हैं कि सोमचंद के बाद इंद्रचंद जो अगला उत्तराधिकारी बनता है। वैसे बीच में भी बहुत सारे चंद राजा हुए, पर जो महत्वपूर्ण राजा है वो इंद्रचंद, जिसने नेपाल मार्ग से चीन के साथ व्यापारिक संबंध अपने स्थापित किए। और कहते हैं कि इसने अपने राज्य में रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को शुरू किया। इसकी रानी थी कत्यूरी रानी, जो नेपाल से रेशम के कीड़े लेके आई, पर उस समय अच्छा रेशम ना होने के कारण किसी ब्राह्मण ने बताया कि यदि आप झूठ बोलेंगे तो ही ज़्यादा रेशम होगा। तो ये व्यवस्था पटरंग वाली व्यवस्था के नाम से जाना गया। कहते हैं कि इंद्रचंद अपने आप को इंद्र के समान ही समझता था, इसलिए काफ़ी घमंडी भी था। ऐसे इंद्रचंद के बाद भी कुछ राजा हुए, जैसे संसारचंद, सुधाचंद, हरिचंद और वीणाचंद। वीणाचंद को कुमाऊं में सबसे भोग विलासी राजा के नाम से जाना जाता है। ये विलासिता में इतना विलीन हुआ कि खसों ने फिर से कुमाऊं पर आक्रमण किया और 200 साल तक अपना शासन जमाए रखा। यहाँ की जनता खसों से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो अपने नए चंद शासक वीरचंद को लेके आए, जिन्होंने फिर से इस कुमाऊं क्षेत्र को खसों की दास्ता से मुक्ति कराई। हम देखते हैं यहीं पे नेपाल के 2 राजा हैं, अशोकचल जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया था, और क्राचल देव जिसने नेपाल में। और इन दोनों नेपाली राजाओं के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, वो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख
से मिलता है कि अशोक चल ने यहाँ पे 1191 में यहाँ पे राज्य किया था। और चंपावत के बालेश्वर मंदिर से कराचल देव का 1223 ईस्वी का लेख प्राप्त होता है। यहाँ के राजा को पहले मांडलिक राजा कहते थे, क्योंकि नेपाल के लोगों को यानी डोटी राज्य जो जाना जाता था, इनको टैक्स दिया करते थे। आगे की सीरीज में हम देखेंगे कि और कौन कौन से चंदे राजा हुए और इन्होंने अपने राज्य को कैसे आगे बढ़ाया। उत्तराखंड की सीरीज में यहीं तक। धन्यवाद।